हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट करे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा है अब तक कि आपको अपने आसपास जितने भी चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं उन चेंजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अंतर क्या है इन दोनों में? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। कैसे? जैसे सपोज आपने वाटर लिया और वाटर को आपने कहाँ रख दिया? फ्रीज़र में रख दिया, फ्रीज कर दिया तो क्या बन गया? आइस बन गई। तो वाटर कैसा था? लिक्विड था। आइस कैसी थी? सॉलिड थी। कुछ तो चेंज होता हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन वाटर क्या है? वो भी H2O ही है। केमिकली वाटर H2O है और आइस भी केमिकली H2O ही है। तो जो सब्सटेंस पहले था अभी भी हमारे पास वही सब्सटेंस है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये कैसा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है। या आपने एक पेपर लिया और उस पेपर को आपने फाड़ दिया बीच में से, तो आपको जो ये पेपर के दो नए पार्ट्स मिले, क्या ये कोई नया सब्सटेंस है? नहीं, ये भी पेपर था और ये भी पेपर ही है। बस हुआ क्या है? उसके साइज शेप में थोड़ा चेंज हो गया है। तो नया सब्सटेंस यहाँ पर भी कोई बनता दिखाई नहीं दे रहा। तो ये भी कैसा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो ये ऐसे चेंजेस हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। जैसे आपने एक पेपर लिया और पेपर को आपने जला दिया, बर्न कर दिया, तो अब क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी एशेस, राख मिलेगी। अब ये जो पेपर था इसका केमिकल कंपोजिशन अलग था, इसका केमिकली आप इसे रिप्रेजेंट करते तो कुछ अलग चीज़ तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करते। और ये जो एशेस हैं ये क्या हैं? ये तो कार्बन है। तो ये केमिकली अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे फूड के डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? आपने स्टार्च खाया और उसका जब डाइजेशन हुआ तो वो स्टार्च फाइनली अल्टीमेटली किस में चेंज हो गया? वो ग्लूकोज में चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। आपने पानी को रखा फ्रीजर में तो वो आइस बन गया, आइस को फिर से बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, वो फिर से पिघलकर वाटर बन जाएगी। लेकिन केमिकल चेंजेस यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। आपने एक पेपर को जलाकर उसकी राख बना दी है, अब उस राख से वापस आप पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये तो है हमारे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि जो चेंज हम देख रहे हैं वो एक केमिकल चेंज है, वो एक केमिकल रिएक्शन है? कुछ तो उसका इंडिकेशन होना चाहिए। तो वही हम देखने यहाँ पर जा रहे हैं कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि जो चेंज हमें दिख रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें पहला आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई चेंज ऐसा हो रहा है जिसमें हमें गैस इवोल्व होती हुई दिखाई दे रही है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है। कैसे? जैसे सपोज कीजिए आपने क्या किया? डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जिंक मेटल में, तो हमने क्या किया? ऐड जिंक मेटल पीसेस, जिंक मेटल के पीसेस हमने ऐड किए किस में? टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने जिंक मेटल के पीसेस ऐड किए। तो आप क्या देखेंगे? आपको कुछ बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बबल्स किसके बन रहे हैं? ये बबल्स एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। या हो क्या रहा है? कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है जो बबल्स के रूप में आपको, बबल्स की फॉर्म में आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो बबल्स बन रहे हैं यानी कोई गैस बन रही है, और गैस बन रही है ये किस बात का रिएक्शन इंडिकेशन है? ये इस बात का इंडिकेशन है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन मिक्सचर में सोल्यूबल नहीं है। तो कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर फॉर्म होता है
उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का बनना इंडिकेट करता है कि ये जो गिवन चेंज है ये एक केमिकल चेंज है। जैसे इसमें अगर हम देखें इक्वेशन, कोई रिएक्शन देखें, तो आपने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐड कर रहे हैं किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप ऐड कर रहे हैं ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे एक इनसोल्यूबल वाइट कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा। इनसोल्यूबल वाइट कंपाउंड फॉर्म होगा, क्योंकि इनसोल्यूबल कंपाउंड है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीपीटी। तो इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इनसोल्यूबल कंपाउंड यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। चेंज इन कलर, जैसे आपने क्या किया, आपने ऐड किया यहाँ पर लेमन जूस। लेमन जूस आपने ऐड किया किसमें, टू पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। KMnO4 की सॉल्यूशन में अगर आप लेमन जूस ऐड करेंगे तो KMnO4 सॉल्यूशन जो होती है ये होती है पर्पल कलर की, पर्पल इन कलर। लेकिन आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगी कलरलेस। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, कलरलेस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ज़रूर कोई नया यहाँ पर सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि कलरलेस है। तो यानी ये भी कैसा एक रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो कलर चेंज भी ये इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। चेंज इन स्टेट, स्टेट यानी फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। स्टेट में चेंज होना भी इंडिकेट करता है, कर सकता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे आपने सॉलिड कार्बन लिया और उसको आपने ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया, ऑक्सीजन गैस के साथ में आपने क्या किया, बर्न किया इसको, तो आप क्या देखोगे, आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस फॉर्म होगी यहाँ पर। तो सॉलिड से आपने शुरू किया था, बन क्या गई गैस। या फिर आप क्या कर रहे हैं, एक कैंडल को बर्न कर रहे हैं। अब कैंडल में क्या प्रेजेंट है, कैंडल में प्रेजेंट है वैक्स, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो जब आप उसको बर्न करेंगे पहले तो क्या होगा, वो वैक्स चेंज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। वैक्स चेंज हो गया लिक्विड फॉर्म में। यहाँ तक तो क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पहले भी वैक्स था और अभी भी वैक्स ही है, इसलिए यहाँ तक तो कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जब आप इसको फर्दर बर्न करेंगे इन ऑक्सीजन, तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ वाटर वेपर्स बन रही हैं, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। तो सॉलिड से आपने स्टार्ट किया था और बन क्या रही है, गैस। तो स्टेट में यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें दिख रहा है यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन स्टेट भी डिनोट कर सकती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, आप कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है या रिएक्शन मिक्सचर ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे चेंज इन टेम्परेचर को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ रहा हो सकता है टेम्परेचर कम हो रहा हो। उसी के बेसिस पर हमने रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व हो रही है यानी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर और थर्मा मतलब हीट, जिसमें हीट बाहर निकल रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी जस्ट अपोजिट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर और थर्म मतलब हीट, जिसमें हीट वो अंदर ले रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो आपने क्या किया, आपने वाटर ऐड किया, ऐड वाटर टू क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम में अगर आपने वाटर ऐड किया, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता क्या है, ये है चूना कहते हैं जिसको, जो वाइट वॉश में यूज़ होता है।
तो आप क्या देखेंगे कि जो टेम्परेचर है रिएक्शन मिक्सचर का वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हीट इज इवॉल्व्ड या हीट इज प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस हुई है तभी ये टेम्परेचर बढ़ा है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्चुअली बन क्या रहा है, इसमें एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग्ड लाइम। खैर इनके बारे में तो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विक लाइम में पानी ऐड किया तो हमने देखा रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ गया यानी हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पीछे जो हमने बात की थी, हमने क्या किया था, ऐड किए थे जिंक मेटल के पीसेस टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपने ऐड किए थे जिंक मेटल के पीसेस। तो क्या बना था, एक तो हाइड्रोजन के बबल्स बने थे, हाइड्रोजन के बबल्स बने थे और साथ में आप देखेंगे कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये रिएक्शन भी कैसी है? ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। या एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था ग्लूकोज C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, दूसरी तरफ आती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, जिसमें आप क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को आपने ऐड किया किसमें, टू अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को ऐड किया। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है कि हीट एब्जॉर्ब हो गई है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्चुअली ये रिएक्शन इतनी एंडोथर्मिक है कि अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर एक बीकर में करके ये किसी वेट सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वेट सरफेस। वेट सरफेस यानी यहाँ पर पानी प्रेजेंट है, तो इतनी सारी हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है कि ये जो पानी है ये चेंजेस टू आइस, ये आइस में चेंज हो जाता है और बीकर हमारे वेट सरफेस से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बन क्या क्या रहा होता है, एक्चुअली कई सारी चीज़ें बन रही होती हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ये सारी चीज़ें इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में बन रही होती हैं। यहाँ पर क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक केमिकल रिएक्शन का हम एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है और ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है। ये एक्चुअल में इतना रिएक्टिव मेटल है कि जब हम इसको स्टोर में रखते हैं, मैग्नीशियम रिबन्स को हमने स्टोरेज में रखा हुआ है, तो स्टोरेज में आसपास इसके एयर तो प्रेजेंट होती है और एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो ये आसपास एयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है, रखे रखे स्टोरेज में रखे रखे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती रहती है। अब अगर हम ये एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखना चाह रहे हैं, तो जब तक इसके ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रहेगी तब तक ये रेडिली बर्न नहीं होगा। ये ऑक्साइड की लेयर इसको रिएक्ट होने से रोकेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो रिबन है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम रब करते हैं विद अ सैंड पेपर। एक सैंड पेपर से हम इसको पहले घिसेंगे। जब सैंड पेपर से हम इसे घिसेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाएगी। तो हमने क्यों इसे सैंड पेपर से रब किया है, टू रिमूव द लेयर ऑफ
मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये जो लेयर इस पर चढ़ गई है स्टोरेज में रखे रखे, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हमने इसे सैंड पेपर से रब किया। अब क्या होगा, ये लेयर रिमूव हो जाएगी तो मैग्नीशियम मेटल एक्सपोज हो जाएगा। अब जब हम इसे हीट करेंगे, अब हम इसे जब बर्न करेंगे तो ये रेडिली बर्न होगा। बर्न हो रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट हो रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं, इसको बर्न विथ ऑक्सीजन के साथ में हम इसको बर्न कर रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक पाउडर बनाएगा। ये अब फास्ट होगी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन थी स्टोरेज में बहुत स्लो हो रही थी, लेकिन जब हम बर्न कर रहे हैं इसको रिएक्शन जल्दी से हो रही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर एक पाउडर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। केमिकली वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी, यानी एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो लाइट यहाँ पर बनती है, कैसी लाइट फॉर्म करके बर्न होता है, ये डेजलिंग वाइट लाइट के साथ में, चकाचौंध कर देने वाली वाइट लाइट के साथ में ये बर्न होता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एनर्जी, हीट प्रोड्यूस हो रही है, नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशंस, अब तक हम जितनी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि हमें हर चीज़ को लिखने के लिए बड़े बड़े सेंटेंस यहाँ पर लिखने पड़ रहे थे। मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। इतनी सारी बात हमें यहाँ पर लिखनी पड़ रही थी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके ही हम इस बात को एक्सप्रेस कर पाएँ। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले एंड सिंबल्स। जो सब्सटेंसेस हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनको हम फॉर्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारी पिछली रिएक्शन, मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, मैग्नीशियम को हम लिख सकते हैं Mg। वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमने क्या किया Mg प्लस O2, और अब ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ एक एरो लगा दिया। एरो की डायरेक्शन इधर है, यानी ये पहले थे और इधर जो हम लिख रहे हैं वो अब बनने वाले हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो हम बड़ी सी लाइन लिख रहे थे वो कितनी छोटी सी लाइन में हमारे पास यहाँ पर आ गई, Mg प्लस O2 गिव्स MgO प्लस हीट। तो ये जो एरो है ये बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। Mg प्लस O2 क्या बना रहे हैं, MgO। ऐसा नहीं है कि MgO बना रहा है Mg प्लस O2, अगर ये एरो उल्टा होता तो उसका मतलब क्या होता है, MgO बना रहे हैं Mg प्लस O2। तो एरो की डायरेक्शन हमें बता रही है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। एरो के लेफ्ट में हमने जो कुछ लिखा हुआ है इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और एरो के इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये क्या है हमारे, ये हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो केमिकल रिएक्शन में बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन, और जैसे हम सपोज हमें कह रहे हैं कि कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं उसे, C प्लस O2 गिव्स CO2, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। या और कोई रिएक्शन देखते हैं जो हमने पीछे लिखी थी बड़ी सी रिएक्शन, उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो हम बार बार यहाँ क्या लिख रहे थे, ऐड जिंक मेटल टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या दिखाई देगा, बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन के और हीट भी प्रोड्यूस होगी। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, जिंक है हमारे पास मेटल, प्लस हमने इसमें ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो हमें क्या बनता हुआ दिखाई दिया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई एक, तो साथ में हीट प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर एक्चुअली एक नया सब्सटेंस और बनता है जिसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट। ये हमें यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। और कोई रिएक्शन जैसे हम कह रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम को हमने डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में, तो हीट प्रोड्यूस हुई और एक नया सब्सटेंस यहाँ पर बना कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें हम पीछे लंबे लंबे स्टेटमेंट लिख रहे थे, उन स्टेटमेंट्स को हम बहुत छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करके, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स यूज CO2 एंड वाटर एंड लाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ किस किस के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बना रहे हैं ये, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इतनी छोटी सी लाइन में हम इतनी बड़ी बात को रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। तो ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं, अब ये हमारे पास टर्म आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन की अगर हम पीछे बात करें, जो हमने एक्टिविटी की थी, हमने मैग्नीशियम के रिबन को बंद किया था ऑक्सीजन में और बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस हीट भी प्रोड्यूस हुई थी। अब आपको याद होगा, आपने 9th में पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि ये बोलती थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो नए एटम्स बन सकते हैं और ना ही पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, और इसी का कंसिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट्स का मास किसी केमिकल रिएक्शन में हमेशा सेम ही होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि जो एटम्स यहाँ प्रेजेंट थे सेम वही सारे एटम्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है। मास किसकी वजह से है, एटम की वजह से ही है। जब जितने एटम्स जो एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं वही एटम्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, नया एटम कोई बनना नहीं है, पुराना एटम कोई डिस्ट्रॉय नहीं होना है, तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास हमेशा इक्वल ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो मैंने ऊपर केमिकल इक्वेशन लिखी है, यह हमें दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, एक एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के हमें दिखाई दे रहे हैं 2 एटम, O2 है क्योंकि। और यहाँ अगर आप देखें प्रोडक्ट साइड में, तो मैग्नीशियम का कितना एटम है, मैग्नीशियम क्या है का है यहाँ 1 एटम। ऑक्सीजन का कितने एटम दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन का भी दिखाई दे रहा है 1 एटम। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, तो क्या ऑक्सीजन का 1 एटम डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, वो तो हमें पता है होना पॉसिबल नहीं है। और इस अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम कम है तो यहाँ तो हमें रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास सेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन इस तरह से तो प्रोसीड नहीं होती, कुछ अलग तरह से होती होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ताकि हमारी इक्वेशन हमारा रिएक्शन इसको सेटिस्फाई करे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको बैलेंस। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स तो सेम ही है ऑब्वियसली, उनके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर और यहाँ पर हमें इक्वल करने हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन्वॉल्व इज सेम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जितने भी एलिमेंट्स इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम के तो ठीक है 1 एटम है दोनों तरफ, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ 1 एटम दिख रहा है और यहाँ 2 एटम, तो हमें तो यहाँ भी 2 एटम चाहिए। ये 2 हम फॉर्मूला के बीच में कहीं नहीं लगा सकते हैं, फॉर्मूला के पीछे भी कहीं नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो आप नंबर कहाँ लगा सकते हो, सिर्फ यहाँ सामने लगा सकते हो। MgO की 1 मॉलिक्यूल की जगह सपोज MgO का 2 मॉलिक्यूल बन रहे हो जब रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गए और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गए। प्रॉब्लम अब कहाँ हो गई, यहाँ मैग्नीशियम 1 रह गया, यहाँ मैग्नीशियम 2, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक 2 लगा देते हैं 2 Mg।
तो अब हमें क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड पर 2 मैग्नीशियम के एटम, प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मैग्नीशियम के एटम, रिएक्टेंट साइड पर 2 ऑक्सीजन के एटम, प्रोडक्ट साइड पर भी 2 ऑक्सीजन के एटम। इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी को हम बोलेंगे ये क्या है, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है। और ये इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी इसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ये है स्केलेटल इक्वेशन, इसको पहले बैलेंस करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम जब भी बर्न कर रहे हैं तो एक्चुअली नेचर में ये रिएक्शन नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नीशियम का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना रहा है। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो क्या होगा, 2 मैग्नीशियम के एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल ही फॉर्म करेगा। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों बैलेंस कर रहे हैं हम केमिकल इक्वेशन को, इसलिए बैलेंस कर रहे हैं ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करें। क्योंकि हमें पता है जो कुछ भी हमारे चारों तरफ चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में कोई नया एटम ना तो प्रोड्यूस हो रहा है और ना ही पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है। हो क्या रहा है, सिर्फ एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, तो सबसे पहले तो हमें वो बताती है एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे हमने पीछे देखा था, पहले जब तक हमने बैलेंस नहीं की थी हमें लग रहा था एक मैग्नीशियम एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता होगा, लेकिन हमने बैलेंस किया जब इसे तो हमें पता चला कि नहीं, एग्जैक्टली क्या है, 2 मैग्नीशियम के एटम रिएक्ट करते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तब कहीं जाकर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चल रही है। जैसे एक रिएक्शन हम देखें C+O2 गिव्स CO2, तो पहले तो हम देखते हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है, तो ये तो बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पर श्योरली क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हमें पता है कि 1 एटम ऑफ कार्बन, जब भी आप कार्बन को बर्न करोगे कार्बन का एक एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, और CO2 का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ये फॉर्म करेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें उनके एग्जैक्ट मासेस हमें पता चलते हैं, कितने ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितने ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में ही अगर हम देखें, क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो हम श्योरली क्या कह सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये रिएक्ट करेगा हमेशा किसके साथ में, 2 ऑक्सीजन के एटम है और एक का मास है 16 तो 2 का है 32, ये हमेशा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा और कंबाइन होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा कितना 44 ग्राम ऑफ CO2 ये फॉर्म करेगा। तो ये हमें एग्जैक्ट मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स भी बताती है, एग्जैक्टली कार्बन के कितने ग्राम एग्जैक्टली ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ में रिएक्ट हो रहे हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो और इससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर है या प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो सब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। जैसे ऊपर वाले रिएक्शंस को ही हम देखें तो कार्बन जो हमने लिया था वो कैसा था, सॉलिड, और ऑक्सीजन जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है वो कैसी है, गैस, और ये जो CO2 बन रही है ये भी कैसी है, गैस है। ठीक है, और कोई रिएक्शन अगर हम देखें, हमने क्या किया, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, और इसकी हमने सॉल्यूशन लिया इन वाटर,
तो वाटर में अगर हम किसी चीज़ की सॉल्यूशन बनाते हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AQ, यानी एक्वस। एक्वस की शॉर्ट फॉर्म है AQ। एक्वस लिख देते हैं उसके आगे AQ। इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे CO2 गैस के साथ, G लिख दिया, तो क्या बनता है, यहाँ बनता है एक इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रेसिपिटेट है तो हम उसको डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं या PPT लिखकर शो कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और साथ में लिक्विड वाटर यहाँ बनता है। लिक्विड है तो हमने उसके लिए लिख दिया L। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि सॉलिड है कोई चीज़ तो हम कैसे शो करेंगे, हम S लिख देंगे उसके नाम के आगे। लिक्विड है तो L लिख देंगे, गैस है तो G लिख देंगे या अपवर्ड पॉइंटिंग एरो बना देंगे कि गैस की टेंडेंसी होती है ऊपर की तरफ मूव करने की। इनसोल्यूबल सब्सटेंस कोई बन रहा है तो हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उसको लिख देंगे, यानी इनसोल्यूबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसके लिए हम या तो PPT लिख देंगे उसके सामने या फिर हम एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो लगा देंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट की टेंडेंसी क्या है, नीचे बैठ जाने की है। अगर हमने किसी की सॉल्यूशन इन वाटर बनाई है, वाटर में मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बना रखी है, तो हम क्या लिख देते हैं उसके नाम के आगे AQ, यानी एक्वस हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल स्टेट भी बताती हैं सब्सटेंसेस की, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या क्या है। वेरियस कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, और हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकि हमें पता चल सके केमिकल इक्वेशन से, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बीच में हमने एरो लगा रखा है इसके ऊपर हम लिख सकते हैं एग्जैक्टली किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है, एग्जैक्टली कितने प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है, या इस रिएक्शन में अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है तो वो कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में यूज अप नहीं होते, लेकिन इनका काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना, उसकी स्पीड को बढ़ा देना। और भी कोई भी कंडीशन है तो वो हम यहाँ एरो के ऊपर या नीचे लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ही हमने देखा था 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ स्पेशल कंडीशन क्या क्या थी, एक तो सनलाइट चाहिए थी और दूसरा क्लोरोफिल चाहिए था। तो ये दोनों बातें हमने कहाँ लिख दी, एरो के ऊपर और नीचे लिख दी। और बन क्या रहा है फिर C6H12O6, ये है सोल्यूशन इन वाटर यानी एक्वस सोल्यूशन, प्लस साथ में बन रही है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 भी क्या है, गैस है यहाँ पर, और हाइड्रो वाटर क्या है, ये लिक्विड वाटर है। तो इससे हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी रिएक्शन के बारे में मिल जाती है। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है।